Hello and welcome to this video where I'm going to explain the new topic that is added into your second chapter, End of Bipolarity, and that is Middle East Crisis, Afghanistan. So crisis in Afghanistan we have to discuss. So let's quickly begin the video. Now here you can see the map of Afghanistan, and it's very important to see the location of Afghanistan because whatever happened in Afghanistan was one of the factors was its location. Okay, so it is Afghanistan is located at the crossroads of South Asia, West Asia, and Central Asia. Okay, it's a landlocked country as you can see in the first map. This is a political map, this is the physical map. So it's a landlocked country. Pakistan you can see towards the south. India also neighbors Afghanistan, but this portion where Afghanistan touches India, it falls in POK. Okay, so we are not the direct neighbors of Afghanistan. Then you have towards the southwestern side Iran. Okay, and Turkmenistan, Uzbekistan, and Tajikistan. Fine. So it's a landlocked country. Landlocked country means that they don't have access to sea, but it is at the crossroads. If you remember that all the invaders into India, जो हमारा ancient India था, medieval India था, उसमें जितने भी invaders आए, वो इसी रूट से आए हैं. ओके तो ये बहुत ही और चाहे आपको यहाँ से सेंट्रल एशिया से अगर इधर साउथ एशिया एंड वेस्ट एशिया में जाना हो तो भी ये क्रॉस रोड्स पे पड़ता है. तो एक बहुत बड़ा रीज़न रहा कि ये कॉन्फ्लिक्ट प्रोन रीजन रहा. ओके सो बिकॉज ऑफ दिस इट हैज़ बीन अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन और बहुत जितने भी एम्पायर्स हुए उन्होंने इस पे कब्जा करने की कोशिश की. तो अगर आप ये देखें तो एक बहुत बड़ा पोर्शन है जो कि मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर रही हूँ बिकॉज ये मॉडर्न टाइम में जो अफगानिस्तान क्राइसिस है उसको हमें यहाँ पे डिस्कस करना है. ये ब्रिटिश इंडिया हुआ करता था और इधर था आपका ये इधर नॉर्थ की साइड था रशियन एम्पायर. तो ब्रिटिश इंडिया और रशियन एम्पायर के बीच में अफगानिस्तान हैपन टू बी अ बफर स्टेट. ओके उसके बाद जब कोल्ड वॉर के टाइम में यूएस वांटेड टू हैव इट्स इन्फ्लुएंस इन द रीजन, देन इट वांटेड टू कंट्रोल हैव इट्स इन्फ्लुएंस इन अफगानिस्तान. सो अफगानिस्तान बिकेम अ वेरी conflict prone region because of these reasons. The second factor is the geography of Afghanistan. If you see here are the Hindu Kush mountains. अब ये हिंदू कुश का ये जो पूरा आप ब्राउन एरिया यहाँ पे देख रहे हैं ये सब माउंटेन्स हैं और माउंटेन रेंजेस हैं. तो कम से कम नहीं तो समझ लीजिए कि 2/3 एरिया जो कंट्री का है वो माउंटेनियस है. छोटे छोटे हिल्स हैं, पहाड़ियाँ हैं, ऊंची चोटियाँ हैं और वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज़ वाई इट इज़ सो वीक. अगर आप अफगानिस्तान में देखें तो हाईवेज और रोड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है दैट इज़ वेरी वीक, है ही नहीं वहाँ पे सड़कें. तो इस वजह से यहाँ पे जो डेवलपमेंट है वो उतना ज़्यादा हो ही नहीं पाया कभी. अफगानिस्तान को कहा जाता है द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स. ये इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे जितने भी एम्पायर्स ने रूल किया दे एंडेड. ठीक है, उनका खात्मा हो गया बिकॉज इस रीजन को कंट्रोल करना इज़ वेरी डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ दिस डिफिकल्ट टेरेन. ये जो पूरा है साउथ का पोर्शन अफगानिस्तान के ये आता है डेजर्ट और ये पूरा है माउंटेन एरिया. तो आप समझ सकते हैं कि टेरेन कितना डिफिकल्ट है एंड दैट इज़ द रीज़न वाई द वॉर्स वॉट एवर कॉन्फ्लिक्ट्स हैपन इन अफगानिस्तान दैट वर वेरी लॉन्ग ड्रॉन. सो लेट्स टेक एन ओवरव्यू ऑफ द कंट्री एज अ होल. Location I told you, it stands at landlocked country at the crossroads confluence of West, Central and Southern Asia. Only 12% land is arable. You have seen most of the land is covered with mountains and hills. जो main tribes हैं वो हैं पश्तून्स, इनकी majority है 42%, ताजिक्स हैं 27%, उज़्बेक्स हैं और हज़ारास हैं ये 19% हैं दोनों. ठीक है, ये भी 19% है और ये भी 19% है. उसके बाद फाउंडर माना जाता है अहमद शाह अब्दाली को. अहमद शाह अब्दाली अगर आप लोग को याद हो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761. ओके तो एंड द बॉर्डर बिटवीन ब्रिटिश इंडिया एंड अफगानिस्तान यूज्ड टू बी द ड्यूरन लाइन. इसको देख लीजिए जरा क्विकली. ये जो है ये जो बॉर्डर है ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान का ये ड्यूरन लाइन कहलाता है. इसको कार्व किया गया था 1893 में एंड दिस वाज आल्सो वेरी क्लेवरली कार्व्ड बाय द ब्रिटिशर्स. व्हाई?
बिकॉज इधर जो रहती थी ना ये जो पश्तून बहुत बड़ी ट्राइब थे जो कि ये पूरा एरिया ऐसे रहती थी, तो इसको इस तरह से बीच से डिवाइड किया गया ताकि पश्तून्स की स्ट्रेंथ को डिवाइड किया जा सके। बट उसके बाद भी डिस्पाइट ऑफ दिस ड्यूरन लाइन दे डोंट रिगार्ड इट। यहाँ पे फ्री मूवमेंट अभी भी आप देखेंगे तो होता रहता है, इधर से ये लोग अटैक करते हैं फिर यहाँ आके पाकिस्तान में छुप जाते हैं, और जब पाकिस्तान में अटैक होता है तो ये जाके उधर छुप जाते हैं। तो वो ड्यूरन लाइन तो है बट इसको कोई भी रिकॉग्नाइज वहाँ पे लोकली दे डोंट रिकॉग्नाइज इट। सो अभी आपके सिलेबस के लिए जो इम्पोर्टेंट है, बिकॉज वी स्टडी इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स द पॉलिटिक्स आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, okay, so after 1950, so here three main wars after that which has been fought in Afghanistan is important from for your syllabus, so I'll confine myself to that. First is the Soviet invasion from 79 to 89. Then you have the Afghan war, that is the then you have the civil war in Afghanistan from 89 to 96, and then the Afghan war or the ऑपरेशन इंड्योरिंग फ्रीडम जो है वो आपका 2001 से एट टिल प्रेजेंट। तो ये 3 वॉर्स मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ इस वीडियो में। फाइन, सो फर्स्ट लेट्स सी द सोवियत इन्वेजन, द बैकग्राउंड ऑफ इट। In 1978, the government that was ruling in Afghanistan was that of दाऊद खान। अब दाऊद खान की जो गवर्नमेंट थी ये एक तरह से मॉडर्नाइजेशन कर रहे थे, और मॉडर्नाइजेशन आप लोगों को सबको अब तक समझ में आ गया होगा, मीन्स वेस्टर्नाइजेशन। ओके, तो मॉडर्नाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन ड्राइव ऑलरेडी ऑन थी, बट गवर्नमेंट जो दाऊद खान की थी इसको गिरा दिया जाता है। इट वॉज थ्रोन इन अ कूप विच वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय द लेफ्टिस्ट पार्टी एंड द नेम ऑफ द पार्टी इज PDPA, ठीक है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान। तो PDPA जो कि एक लेफ्टिस्ट पार्टी थी उसने दाऊद खान की गवर्नमेंट को गिरा दिया। अब आप समझ सकते हैं कि अगर ये लेफ्टिस्ट पार्टी है तो इसकी बैकिंग ऑलरेडी कहाँ से आएगी, USSR से आएगी, ठीक है। तो USSR की मदद से दाऊद खान की गवर्नमेंट को गिराया गया। उसके बाद जो गवर्नमेंट बनी उन्होंने जो रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए उनमें था लैंड रिफॉर्म्स। सो मॉडर्नाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन प्लस लैंड रिफॉर्म्स। और ये लैंड रिफॉर्म्स थे क्या, इसमें उन्होंने किया, ये देखिए अब ये कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, ये लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट है। सो द लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट सेड दैट देयर आर लॉट ऑफ लैंड्स दैट आर विद डिफरेंट इंडिविजुअल्स। तो जो वहाँ के लोग थे उनके पास बहुत ज़्यादा लैंड था, तो जो लैंड एक लिमिट से ज़्यादा, किसी के पास भी अगर ज़्यादा लैंड है देन इट विल बी टेकन ओवर फ्रॉम देम एंड इट विल बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड। जैसा कि इंडिया में लैंड डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों ने पढ़ लिया है, रीडिस्ट्रीब्यूशन, तो ये उन्होंने वहाँ पे करना शुरू किया। अब अगर आप अफगानिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो एक्चुअली पहाड़ी एरिया है, रिमोट एरियाज हैं, ट्राइबल एरियाज हैं, जो शहर जो बस्तियां हैं मेनली वो वैलीज में हैं, एंड दे यूज्ड टू बी सेल्फ सफिशिएंट। ओके, तो ये सेल्फ सफिशिएंट लोग हैं जो कि अपने लैंड को पे सर्वाइव करते हैं और उसी पे फ्लरिश करते हैं। सो व्हेन द गवर्नमेंट इज सेइंग दैट वी विल बी टेकिंग अवे योर लैंड एंड वी विल बी गिविंग इट टू समवन एल्स, इट क्रिएटेड अ लॉट ऑफ रिजेंटमेंट अमंग्स द पीपल। पहली चीज। दूसरी चीज ये कि ये जो कम्युनिस्ट है, अगर आप लोगों को पता है तो कम्युनिज्म डज नॉट बिलीव इन गॉड, ये अथीस्ट होते हैं। तो उन्होंने इसको इस तरह से लिया कि ये जो गवर्नमेंट है ये अथीस्ट गवर्नमेंट है, ये दे डोंट बिलीव इन गॉड। Okay, so now people started a jihad against this government, against this leftist government, which was backed by USSR. And in this jihad, a number of mujahideens joined, both from rural areas and the urban areas, okay, to oppose this government, and these mujahideens were backed by US. अब US क्यों उनको back कर रहा था? Because of Cold War. If Soviet Union is increasing its influence in Afghanistan, then US will definitely come there to resist Soviet Union. Okay, तो दो factions बन गए यहाँ पे, एक है गवर्नमेंट का जो कि backed by है USSR, और दूसरा है जो गवर्नमेंट को oppose कर रहे हैं मुजाहिदीन्स का, which is backed by the US. Okay.
दो राइवल ग्रुप्स खड़े हो गए। अब यहाँ पे ये जो पीडीपीए थी, जो गवर्नमेंट उस समय वहाँ पे थी, वो इस सिचुएशन को वो मुजाहिदीन से लड़ नहीं पा रही थी। ठीक है, उसके रीजंस कई थे। रीजन, सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये था कि मुजाहिदीन का जो मेथड ऑफ वॉर है दैट इज गुरिल्ला वॉरफेयर। गुरिल्ला वॉरफेयर आप लोग सब लोग अभी तक जानते ही होंगे, ये छुप के लड़ाई होती है, सामने सामने लड़ाई नहीं होती है। तो ये पहाड़ियों में छुपे रहते हैं और छुप के वार करते हैं दुश्मन पे। ओके, सो ये इनको मुजाहिदीन को कंट्रोल कर नहीं पा रही थी। द एंड इन फाइटिंग्स विद इन द पीडीपी हैड आल्सो स्टार्टेड। सो सीइंग ऑल दिस, यूएसएसआर को ये लगा कि उनके हाथ से कंट्रोल अफगानिस्तान का निकल जाएगा, एंड देन यूएसएसआर केम डायरेक्टली। ओके, तो यूएसएसआर इन्वेडेड अफगानिस्तान ऑन 24 दिसंबर 1979। ये पिक्चर है, फेमस पिक्चर, जब वो पुल क्रॉस कर रहे हैं टू एंटर इनटू अफगानिस्तान। ओके, सो यूएसएसआर इन्वेडेड अफगानिस्तान on 24 December 1979 and quickly they got control of all the major cities and towns. मुजाहिदीन जो थे उन्होंने सिटीज और टाउन्स तो छोड़ दिए, मगर वो विलेजेस में जाके छुप गए, पहाड़ियों में जाके छुप गए, और वहां से इन्होंने दे कंटिन्यूड फाइटिंग विद द सोवियट्स फॉर अबाउट अ डेकेड। 79 to 89 ये फाइटिंग चलती रही। द मुजाहिदीन्स वर सपोर्टेड बाय द यूएस, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, चाइना, और इनको पूरा हथियारों से मदद की जा रही थी। और ये फाइट बहुत मॉडर्न तरीके से फाइट हुई। इसमें एक गन्स थी, स्टिंगर मिसाइल्स जिनको कहा जाता है, इन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। आप गूगल करिए, उसके बारे में आपको पता लग जाएगा। नीचे से ये मिसाइल छोड़ते थे, लाइट वेट मिसाइल्स थी, नीचे से छोड़ते थे, लॉन्च करते थे, और वो ऊपर प्लेन्स को नीचे मार के गिरा देते थे। तो इस तरह ये फाइट काफी टाइम तक चलती रही। वेरियस वॉर ग्रुप्स इमर्ज, वेरियस वॉर लॉर्ड्स एंड वॉर ग्रुप्स इमर्ज, एंड द मेजर अमंग देम वर तालिबान एंड अलकायदा। ठीक है, 80s में तालिबान और अलकायदा वहाँ पे मर्ज होते हैं। उसामा बिन लादेन, इनके बारे में आप सब जानते होंगे। he was from a very rich family of Saudi Arabia and he comes in Afghanistan as a mujahideen to participate in this war. Okay, all the weapons was provided by US, and ISI provided the Pakistani ISI intelligence agency ISI, they provided the support। ये जो सप्लाई करने का चैनल होता था वो ISI प्रोवाइड करती थी। सो दिस वेंट ऑन फॉर अबाउट 10 years। लेकिन 85 तक आते आते सोवियत यूनियन को ये लगने लगा था कि ये फाइट खत्म होने नहीं वाली है। इट वॉज अ ब्लडी स्टेलमेंट। ब्लडी स्टेलमेंट मतलब तो वो फाइट चली रही है, इधर से हमला कर रहे हैं, वो उधर से हमला कर रहे हैं, केवल डेथ हो रही है दोनों साइड में, लेकिन रिजल्ट उसका कुछ नहीं निकल रहा है। And if you know, you have seen, you have read about the disintegration of Soviet Union. The condition in Soviet Union had also started becoming very bad, and economic strains आ गए थे, because of which Mikhail Gorbachev had announced two types of reforms. So it was perestroika and glasnost। दोनों रिफॉर्म्स के चलते उन्होंने ये कहा था कि हम अफगानिस्तान से भी विल कॉल बैक आवर फोर्सेस, एंड देयरफॉर द प्रोसेस ऑफ विड्रॉल ऑफ द सोवियत फोर्सेस स्टार्टेड। तो 1986 में सोवियत यूनियन ने अपनी गवर्नमेंट वहाँ पे, मतलब सोवियत बैक्ड गवर्नमेंट इंस्टॉल की, विच वाज लेड बाय मोहम्मद नजीबुल्लाह। तो मोहम्मद नजीबुल्लाह की गवर्नमेंट पावर में आती है, एंड बाय 89 ऑल द सोवियत ट्रूप्स लेफ्ट द कंट्री। सो दिस वॉर केम टू एन एंड इन 89, एंड एज यू ऑल नो 1991 यूएसएसआर डिसइंटीग्रेटेड। ठीक है, तो जैसे यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट होता है, नजीबुल्लाह की गवर्नमेंट भी गिर जाती है और मुजाहिदीन्स गवर्नमेंट बना लेते हैं, एंड दिस गवर्नमेंट ऑफ मुजाहिदीन्स वाज लेड बाय बुरहानुद्दीन रब्बानी। ओके, मुजाहिदीन अपनी गवर्नमेंट बना लेते हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट बनती है, अब मुजाहिदीन के भी कई फैक्शंस इस समय तक निकल कर आ गए थे, और मेन जो उसमें फैक्शंस हैं वो दिस मैप आई हैव इंक्लूडेड टू एक्सप्लेन दैट। द मेन फैक्शंस वर दैट ऑफ, ये जो पूरा येलो पोर्शन देख रहे हैं ये आप तालिबान का था। ओके, तालिबान वॉज लेड बाय मुल्ला उमर, और उसके बाद फिर ये जो आप रेड पोर्शन देख रहे हैं ये अहमद शाह मसूद। ओके, और ये जो ग्रीन पोर्शन है ये दोस्तम। ओके, तो मुजाहिदीन में भी कई फैक्शंस बन गए थे, और उसके बाद जब फाइनली जब 2001 में यूएस फोर्सेस एंटर्ड इनटू अफगानिस्तान, देन दिस दोस्तम एंड मसूद दे फॉर्म्ड
नॉर्दर्न अलायंस, इन्होंने नॉर्दर्न अलायंस बनाया था एंड दे हेल्प्ड यूएस। तो यूएस ने नॉर्दर्न अलायंस की मदद से ही तालिबान को हराया था। ओके तो इस समय आप ये समझ लीजिए कि जो फैक्शंस निकल कर आए उनमें 3 मेजर फैक्शंस थे, तालिबान का, मसूद का और दोस्तम का। अब इन तीनों फैक्शंस में इन फाइटिंग शुरू हो गई फॉर कंट्रोलिंग अफगानिस्तान विच इज कॉल्ड द अफगान सिविल वॉर ऑफ 89 टू 96। ठीक है, समझ गए कि जब सोवियत छोड़ के गए कंट्री तो जो मुजाहिदीन थे उनके 3 मेजर फैक्शंस में जो इन फाइटिंग शुरू होती है फॉर कंट्रोलिंग Afghanistan, that is called the Afghan Civil War, in which finally the Talibans emerged as victorious and the Talibans formed the government in September 1996 with their base at Kandahar. Okay, they seized the capital Kabul also. They declared Afghanistan as an Islamic state, and who became the head? Mullah Muhammad Umar was the head. Okay, now as you all must be knowing that Taliban state is said to be the स्ट्रिक्ट इस्लामिक स्टेट, जो शरिया कोड था उन्होंने उसको बहुत स्ट्रिक्टली इम्पोज किया एंड देयर वर ग्रॉस ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस, वायलेशंस, ह्यूमन राइट्स का कोई मतलब ही नहीं था तालिबान स्टेट में। एंड सिंस इस्लाम इज अगेंस्ट आइडोलेट्री, मूर्ति पूजा के अगेंस्ट है, तो ये पिक्चर अगर आप पकड़ पाए हो, दिस आर द बामियान, द फेमस बामियान स्टैचूज ऑफ बुद्धा जिनको उन्होंने जिनको उन्होंने ब्लास्ट कर दिया था डायनामाइट से, तो ये हैं। उसके बाद फिर तालिबान रजीम इज़ वेरी मच नोन फॉर अब्यूजेस अगेंस्ट विमेन, विमेन को कोई राइट नहीं था, इट वाज द वर्स्ट प्लेस फॉर विमेन टू लिव in Afghanistan during the Taliban rule. They had to cover themselves from head to toe and they had no freedom of movement at all. और इस तरह के वीडियोस जो थे, ये जो एक पिक्चर है जहाँ पे एक वुमेन को मारा जा रहा है किसी क्राइम के लिए, एंड दे यूज्ड टू शूट दीज वीडियोस लाइव एंड देन मेक इट वायरल सो एज टू स्केयर everybody कि if you don't follow what we say then this will be the result. तो इस तरह का रूल था। और तालिबान gave shelter to Al-Qaeda. Al-Qaeda was a terrorist organization and its leaders were Osama bin Laden and Ayman al-Zawahiri. The infamous acts of Al-Qaeda include the bombing of the US embassies in Africa. तो 1998 में इन्होंने कीनिया और तंजानिया में जो यूएस एम्बसीज थी उन पे बॉम्बिंग की थी, जिसके लिए यूएस ने एक ऑपरेशन भी लॉन्च किया था विच वाज कॉल्ड द ऑपरेशन इन्फिनाइट रीच, एंड देन द वेरी इनफेमस एक्ट द 9/11 अटैक दैट चेंज द फेट ऑफ अफगानिस्तान। तो ये 9/11 अटैक्स की पिक्चर है जिसमें बोथ द 9/11 अटैक्स एज यू ऑल नो 11 September 2001 4 planes were hijacked and 2 of them flew into these 2 towers of World Trade Centers. The towers collapsed. 3,000 people died in this accident, in this attack, not accident, in this attack. And then one plane was crashed into the head office of the US Defense Headquarters, Pentagon, and the other plane, one more plane, it was bound for White House, but it crashed into a ground in Pennsylvania. So this is considered to be the biggest attack of modern time, terrorist attack, and that too against USA. And this is George W. Bush. He announced on in the joint session of the Congress that we are launching a war on terror. ठीक है, वॉर ऑन टेरर जो है यूएसए ने स्टार्ट की। उन्होंने कहा कि इस एक्ट के लिए ऑल दोज हु आर रिस्पॉन्सिबल वी आर गोइंग टू क्रैक देम डाउन, हम उनको ख़त्म करके रहेंगे। एंड इन दिस वॉर ऑफ टेरर ईदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस, दिस वॉज हिज फेमस लाइन, ईदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस। बड़े बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल उन्होंने दिया था कि या तो आप इस वॉर ऑफ टेरर में हमारा साथ दीजिए या तो फिर आप हमारे दुश्मन हैं। तो 2001, 7th October 2001, this is the third war that you have to do it basically. So on 7th October 2001, US attacked Afghanistan along with US, UK, Canada and the NATO allies also joined this action. It was called Operation Enduring Freedom.
ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम इसको कहा गया। बाय दिसंबर 2001 तालिबान गवर्नमेंट फेल, यूएस ने कंट्रोल कर लिया। ओके और उसके बाद यूएन ने वहाँ पे एक फोर्स डिप्लॉय की जिसको कहा जाता है इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंस फोर्स। ठीक है, अब ये फोर्स और हामिद करजई को इन्होंने प्रेसिडेंट बनाया। ठीक है, अब ये फोर्स वहां पर रही। अब देखिए तालिबान को इन्होंने हरा दिया, तालिबान से मेजर सिटीज और टाउन्स कब्जे में ले लिए, पर तालिबान अफगानिस्तान छोड़ के गए नहीं। द इंसर्जेंसी स्टार्टेड अगेंस्ट द गवर्नमेंट एंड दिस इज अ वेरी लॉन्ग ड्रॉन इंसर्जेंसी जो कि अभी तक चल रही है। Okay, so Taliban insurgency continued for more than a decade, in which Taliban recaptured many cities and towns. और इसमें यूएस फोर्सेस जो थी वहाँ पे उन्होंने लादेन को भी मार गिराया इन मई 2011 इन एबटाबाद पाकिस्तान। यू हैव टू टेल मी द नेम ऑफ दिस ऑपरेशन, व्हाट वाज दिस ऑपरेशन कॉल्ड? इट वाज अ वेरी मच टॉक्ड अबाउट एंड पब्लिश्ड ऑपरेशन, इसकी बहुत पब्लिसिटी की थी। और आपको बताना इस ऑपरेशन का नाम मुझे, और मुल्ला उमर को मार गिराया था 2013 में। Okay, but by 2014 there was like an atmosphere against this US presence in Afghanistan. इसका रीज़न ये था कि अफगानिस्तान में जो इनिशियल ऑपरेशन था उसमें यूएस के उतने सोल्जर्स नहीं मरे जितने कि पोस्ट ऑपरेशन ये जो इंसर्जेंसी आ रही थी फ्रॉम दी तालिबान, उसमें बहुत ज़्यादा यूएस सोल्जर्स की यहाँ पे डेथ होती है। 2400 यूएस सोल्जर्स, 1100 नाटो सोल्जर्स डाइड। एंड जो अफगानिस्तान के जो सिविलियंस थे वो 43,000 सिविलियंस एंड 45,000 अफगान ट्रूप्स हैव बीन लॉस्ट इन दिस वॉर। ओके, तो इसकी वजह से यूएस में इंटरनली बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा था, डिमांड हो रही थी कि यू शुड कॉल बैक आवर सोल्जर्स फ्रॉम अफगानिस्तान, व्हाई दे शुड डाई ऑन अ फॉरेन लैंड। ये फिर कॉलिंग बैक का प्रोसेस स्टार्ट होता है। और 2014 में जो यूएस फोर्सेस थी दैट वर कॉल्ड बैक एंड नाटो फोर्सेस आल्सो। So 14,000 US troops and 17,000 NATO तो US forces were called back। तो ये ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम एंड होता है 2014 में। मगर ऐसा नहीं था कि सारी यूएस फोर्सेस वापस चली गई थी। 14,000 US forces and 17,000 NATO troops are still there in Afghanistan, which and they stayed back to help the Iraqi army, to assist the Iraqi army in fighting with the Taliban। तो ये बात समझ रहे हैं, उन्होंने कहा कि अब हम तालिबान से नहीं लड़ेंगे, हम जा रहे हैं अब अफगानिस्तान की जो आर्मी है, अफगान आर्मी है, उसको तालिबान को हराना है। बट वी विल गिव आवर सपोर्ट टू दिस अफगान आर्मी, we will not be fighting but we will give the support whatever is required। Okay, so they are into a non-combatant role and this is called Operation Resolute Support। अब जैसा कि आप लोगों को शायद पता हो कि जब ट्रम्प पावर में आए तो ट्रम्प का जो इलेक्टोरल मैनिफेस्टो था, जो उन्होंने कहा था, प्रोमिसेस किए थे, उनमें वन ऑफ द प्रोमिसेस वाज दैट वी विल बी विड्रॉइंग ऑल आवर ट्रूप्स फ्रॉम एनीवन वेयर इन द वर्ल्ड वेयर दे आर फाइटिंग। ओके, तो अब 2018 में एक प्रोसेस शुरू हुआ कि किसी तरह तालिबान से कोई डील की जाए जिससे हम अपनी फोर्सेस वहां से हटा सकें। तो 2018 में ये सेटलमेंट की डील का जो टॉक्स थे, डायलॉग्स थे, ये शुरू हुए। दीज वर गोइंग ऑन इन कतर, कतर इसमें मेडिएट कर रहा था, तो दोहा में ये डायलॉग्स चल रहे थे। और उसका जो उसकी वजह से रिसेंटली इन February 2020, okay, so in February 2020 US and Taliban have signed an agreement to set a path to peace after more than 18 years of war। So now they have signed an agreement। उन्होंने कहा है कि अब हम किसी तरह से इस पीस प्रोसेस को वहाँ पे पीस लाने की, अफगानिस्तान में पीस लाने की कोशिश करेंगे। So US agreement they say that US agreement say that the US will withdraw its forces from Afghanistan and Afghanistan on their part the Taliban have given a guarantee that they will stop the fighting and they will not give a safe haven to terrorists। That is what Taliban has
said in this agreement of February 2020. So it is speculated कि हो सकता है इससे peace establish हो जाए तालिबान अफगानिस्तान में, बट अभी भी इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि देखनी पड़ेंगी, बिकॉज इट्स नॉट ओनली तालिबान दैट इज़ नाउ पावरफुल इन अफगानिस्तान, अब आईसिस का भी इन्फ्लुएंस वहाँ पे बढ़ गया है, और तालिबान अगर पीस की बात करता है तो कितने लोग तालिबान के अंदर ही उस चीज़ से अग्री करेंगे, नहीं करेंगे, और ये जो प्रॉमिस है वो कितना रिलायबल है, या ये भी हो सकता है कि ये सिर्फ अमेरिका में इलेक्शन के लिए किया गया हो, टू बिकॉज ट्रम्प wants to show that he has fulfilled actually all the promises that he had made um, to the American public. So that may be because of this factor only. So ये अभी आगे देखने की बात है, अभी हम नहीं कह सकते हैं, अभी एट प्रेजेंट पॉइंट ऑफ टाइम आप ये समझ लीजिए कि डेली बेसिस पे अफगानिस्तान में अटैक्स होते हैं और बम्बार्डिंग्स होती हैं जिनमें बहुत लोगों की जानें जाती हैं. सो ये है सिचुएशन अफगानिस्तान का, मिडिल ईस्ट क्राइसिस अफगानिस्तान का. And prepare as well. I have given you a 360 perspective of the crisis in Afghanistan, and I hope that any question that is asked from this portion you will be able to answer with the help of this information. Okay, and that's all for this video. Thank you for watching. Bye bye.